हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो अपने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फूड पॉइजनिंग, जिसमें हमने ये समझा था कि अगर हम अपनी फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो वो स्पॉयल हो जाएंगी। उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और भी जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकता है, फंगाई, ये सब की ग्रोथ हो सकती है। और यही सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगे। उसी फूड को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग जैसी डिजीज कॉज हो सकती है और उसमें हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकता है। और अगर हाइपर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो फिर किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो ये जो फूड की प्रिजर्वेशन प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड मटेरियल को एक सुइटेबल फिजिकल या फिर केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसे हम स्पॉयलेज से प्रिवेंट कर सकें। हम अपनी फूड मटेरियल को एक सुइटेबल फिजिकल या फिर केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसे स्पॉयलेज से प्रिवेंट कर सकें, उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम इनहिबिट कर सकें, उन्हें हिंडर कर सकें। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल आवर फूड, और जो स्पॉइल्ड फूड होते हैं वो बैड स्मेल एमिट करते हैं। उनकी जो टेस्ट होती है वो भी बैड होती है, वो खाने लायक नहीं रहती और उसकी कलर भी चेंज होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो टमाटो थी वो रेड कलर की थी, पर जब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई, वो स्पॉइल हो गई, उस पर यहाँ ग्रीनिश डार्क कलर की पैचेस आ गए। और यहाँ जो एप्पल होगी उस पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी तो अगर आप एप्पल को कट करेंगे, देखेंगे उसके अंदर सब ब्लैक ब्लैक की पैचेस आ गए होंगे और उसकी ऊपर की सरफेस इस तरह दिखेगी। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, उसमें से बैड स्मेल आती है, उसकी कलर चेंज हो जाती है और बैड टेस्ट होती है। तो ये 3 प्रोसेस होती है, इसीलिए स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन। इसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, जो फूड की स्पॉइलिंग प्रोसेस। फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किया जाता है। हमारी फूड की बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, तो वेराइटीज ऑफ फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए वेराइटीज ऑफ मेथड्स यूज करते हैं। जैसे कि पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, यहाँ सॉल्ट्स एंड edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। तो यहाँ सॉल्ट और जो एडिबल ऑयल्स हैं जिसे हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस में, जो ऑयल आपके घर में खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है उसे कहा जाता है एडिबल ऑयल्स। ठीक है, तो सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स एक कॉमन केमिकल की तरह उन्हें यूज किया जाता है ताकि हमारे फूड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके, चेक किया जा सके। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes। जब आपके घर में पिकल्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे सॉल्ट डालते हैं, एडिबल ऑयल्स बहुत सारे डालते हैं और कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव्स या फिर विनेगर्स, ये सब भी उस पर ऐड करते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, बहुत दिन तक उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द जाम्स एंड स्क्वासेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को अगर आप किसी भी फूड में ऐड करते हैं, वो एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, और हमारे जो फूड होते हैं वो स्पॉइल नहीं होते, वो खाने लायक रहते हैं, वो बहुत दिन तक प्रिजर्व होके रहते हैं। इन्हें यूज किया जाता है जाम्स में। किसान की जो जाम्स आती है, बहुत सारे वेराइटी कंपनी की जाम्स आती है, जैसे कि एप्पल जाम, मिक्स फ्रूट जाम, बेरी जाम, बहुत सारे वेराइटीज़ की जाम्स आते हैं। और स्क्वासेस जैसे कि मैंगो स्क्वासेस, लेमन स्क्वासेस, बहुत सारे स्क्वासेस आते हैं। तो जाम एंड स्क्वासेस में
सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स की तरह। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो जो हमारे जो एडिबल सॉल्ट हैं, कॉमन सॉल्ट हैं, जैसे एवरीडे यूज होती है हमारे किचन में, उसे भी यूज करके हम अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश, तो मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है। उसमें बहुत सारे ढेर सारे सॉल्ट को यूज किया जाता है मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए। Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria, तो मीट और फिश पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो इसलिए उस पर बहुत सारे नमक छिड़क दिया जाता है, कम क्वांटिटीज़ में नहीं, लार्ज क्वांटिटीज़ में, ताकि उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा, तो जो आंवला होते हैं, रॉ मैंगो कच्चे मैंगोज एंड टैमरिंड यानी कि इमली को प्रिजर्व करने के लिए भी कॉमन सॉल्ट को प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, तो शुगर यूज करके भी हम फूड्स की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। जाम्स, जेलीज एंड स्क्वासेस, तो जाम्स जो फ्रूट जाम्स आप खाते हैं और जेलीज, ये सब मार्केट में मिलता है जेलीज, और वेराइटी की स्क्वासेस को प्रिजर्व करने के लिए शुगर यूज किया जाता है। तो शुगर को क्यों यूज किया जाता है? शुगर को अगर आप किसी भी फूड पर ऐड करते हैं तो उसमें, उस फूड में जितने भी मॉइस्चर कंटेंट होगी ना, तो शुगर उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर वहाँ मॉइस्चर नहीं होगी तो कुछ वक्त के लिए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल्स फूड, तो शुगर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देगी ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके और हमारी फूड को वो स्पॉइल ना कर सकें। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो एडिबल ऑयल और विनेगर यूज करके भी आप फूड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, जब आप अपने जो घर पे जो पिकल्स बनते हैं उसमें जब विनेगर यूज करते हैं, ऑयल्स उसमें डालते हैं, तो वो एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकता, और अगर बैक्टीरियाज की ग्रोथ ना हो सकेगी तो वो हमारी फूड को स्पॉइल भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑयल एंड विनेगर यूज करके आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, इन सभी को प्रिजर्व करके ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। अब हम एक दूसरा मेथड देखेंगे जिसे कहा जाता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। इसमें क्या होता है, आपके घर में जो दूध आते हैं, अगर आपके घर में दूध, अगर कोई दूध वाला देकर जाता है तो घर में कहते हैं कि वो कच्चा दूध है, उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उसे पहले हम अच्छे से बॉयल करेंगे, क्योंकि बॉयलिंग के प्रोसेस में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होगी वो रॉ मिल्क में वो सब ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद उस बॉयल्ड मिल्क को हम कंज्यूम कर सकते हैं। और जब मिल्क को हम हाई टेम्परेचर में बॉयल करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो डेथ होती है और वो कुछ वक्त के लिए प्रिजर्व होकर रहते हैं। पर गर्मियों के मौसम में आप ज़्यादा वक्त की भी दूध को बाहर नहीं रख सकते, तो उसे आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखना होगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो पहले हम उन्हें हीट करते हैं ताकि उसे कुछ वक्त के लिए प्रिजर्व करके रख सकें, और ज़्यादा वक्त के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम उसे रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स, और जब रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं, वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की जो लो टेम्परेचर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो सकती। ये जो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है उसे पेस्चराइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। देखिए, आपके घर में तो कम क्वांटिटीज़ में मिल्क आते हैं जिसे आप इस तरह प्रिजर्व करते हैं,
आपके दिमाग में कभी ये ख्याल भी आया होगा, जो पैकेट्स में जो मिल्क आते हैं, ये जो मिल्की मो की जो पैकेटेड मिल्क अगर आपने देखा होगा, उसमें लिखा है ऊपर नो नीड टू बॉयल, मतलब उसे आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। और जो पैकेटेड मिल्क आते हैं उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 डेज तक रहता है, 2 से 3 दिन तक वो अच्छे से रह पाते हैं। तो फिर ये कैसे होता है? आपके घर पे जो मिल्क जो 6 to 7 आवर्स में ख़राब हो जाता है, उसी वक्त पर आप अगर पैकेटेड मिल्क लाते हैं तो वो 2 से 3 तक आराम से फ्रिज में रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और ये जो पैकेट्स में ऐसा क्यों लिखा जाता है कि नो नीड टू बॉयल, आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि उन सभी मिल्क को बड़े बड़े जो डेयरी के फार्म्स होते हैं उसमें उसे पेस्चराइजेशन की प्रोसेस में उसे डाला जाता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। पेस्चराइजेशन की प्रोसेस में पहले क्या किया जाता है? द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो मिल्क को पहले 70 डिग्री सेल्सियस में 15 to 30 सेकेंड्स के लिए उसे हीट किया जाता है, उसे बॉयल किया जाता है। उसके बाद उसे सडनली कूल कर दिया जाता है, मतलब 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस में बॉयल किया गया, उसके बाद तुरंत ही उसे ठंडा कर दिया जाता है। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, उसे सडनली चिल कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है, उसके बाद उसे स्टोर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पेस्चराइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, जब हीट होता है 70 डिग्री सेल्सियस में, 70 डिग्री सेल्सियस भी काफ़ी हाई हीट है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो डेथ हो जाती है। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच गए होंगे, ये जो सडनली टेम्परेचर की फॉल हुई, हीटिंग से कूलिंग तक जो सडन टेम्परेचर की फॉल हुई, उसमें उन सभी की डेथ हो जाती है। इसलिए जो पैकेटेड मिल्क होते हैं उसमें माइक्रोब्स नहीं होते हैं, वो माइक्रोब्स फ्री होते हैं, क्योंकि उन्हें पेस्चराइजेशन की प्रोसेस में डाला गया है। ठीक है, उसे आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जब मिल्क को पेस्चराइजेशन प्रोसेस में डाला जाता है उसमें माइक्रोब्स की प्रेजेंस नहीं रहती। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्चर। तो ये जो पेस्चराइजेशन की प्रोसेस है वो पहले लुइस पेस्चर ने डिस्कवर किया था। इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। तो जो पेस्चराइज्ड मिल्क है आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें माइक्रोब्स नहीं होते। These stage dry fruits and vegetables are sold in sealed air packets to prevent the attack of microbes। तो आजकल ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सील्ड एयर पैकेट्स में रखा जाता है ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो सके, इसलिए उन्हें सील्ड एयर पैकेट्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो फिर आज हमने फूड प्रिजर्वेशन को डिस्कस किया, किस तरह हम वेराइटीज़ ऑफ फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कॉमन सॉल्ट यूज करके, विनेगर, एडिबल ऑयल, शुगर, ये सब यूज करके हम ज़्यादा दिन तक हमारे जो फूड्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी ना हो और वो खाने लायक रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।